Hey everybody, welcome back to my channel Limitless Learning. Let us continue further with the topic offer from Indian Contract Act. We have already discussed its meaning and definition under section 2A, where a person अपनी desire, अपनी willingness किसी दूसरे person को बताता है, उसे हम बोलते हैं offer. जहाँ A अपनी willingness to do or to abstain from doing to B, जब वो ऐसे कहता है तब हम उसको बोलते हैं ऑफ़र. ये बी की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है या नहीं. एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस. लेकिन जब ए बी को ऑफ़र दे रहा है तो वो इस मोटिव से, इस पर्पस से दे रहा है कि बी उसको ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगा. उसको हम बोलते हैं ऑफ़र. मोड्स ऑफ ऑफ़र दो तरह से हम ऑफ़र कर सकते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था. एक्सप्रेस ऑफ़र बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, इम्प्लाइड ऑफ़र बाय कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. हम उससे बोलते हैं कि हाँ ये ऑफ़र हुआ है हमारे लिए. हम किसको ऑफ़र कर सकते हैं? स्पेसिफिक ऑफ़र होता है, एक जनरल ऑफ़र होता है. वैसे इसकी और भी टाइप्स हैं, लेकिन ये दो बेसिक टाइप्स हैं कि किस तरह से ऑफ़र हो सकता है. स्पेसिफिकली मतलब जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफ़र करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक ऑफ़र होता है. जब हम लार्ज पब्लिक को डिनोट करके, जब हम लार्ज पब्लिक को संबोधित करके ऑफ़र करते हैं तो उसको हम जनरल ऑफ़र बोलते हैं. नेक्स्ट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑफ़र. टाइप्स ऑफ ऑफ़र के अंदर हमारे पास आते हैं क्रॉस ऑफ़र, जनरल ऑफ़र, स्टैंडिंग ओपन और कॉन्टिन्यूइंग ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र एंड स्पेसिफिक ऑफ़र. क्रॉस ऑफ़र होता है कि सपोज़ ए ने लेटर दे के ए ने लेटर दिया बी को, ऑफ़र लेटर दिया कि ए वांट्स टू सेल हिज कार टू बी एट सपोज़ ₹10 lakhs. उसी टाइम पे बी ने भी ए को ऑफ़र किया कि वो उसकी कार परचेज़ करना चाहता है एट ₹10 lakh. तो जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेम है ऑफ़र की, और दोनों ने एक दूसरे को ऑफ़र किया भी है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफ़र. जब ए ने बी को ऑफ़र किया और बी ने अननोइंगली कि ए ने उसको ऑफ़र किया, वो भी उसको ऑफ़र करता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफ़र. जनरल ऑफ़र हमने अभी डिस्कस किया, जब हम लार्ज पब्लिक को डिनोट करके ऑफ़र करते हैं उसको हम बोलते हैं जनरल ऑफ़र. स्टैंडिंग ओपन और कॉन्टिन्यूइंग ऑफ़र, एक ऐसा ऑफ़र जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है, उसको हम बोलते हैं जनरल ऑफ़र. कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो ओपन रहता है फॉर पब्लिक, उसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग ओपन और कॉन्टिन्यूइंग ऑफ़र. काउंटर ऑफ़र होता है, जैसे काउंटर क्वेश्चन होता है ना, कि मैंने आपको क्वेश्चन किया, उसके बदले में मुझे आप आंसर करने की जगह एक और क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं काउंटर क्वेश्चन. सिमिलरली हमारा काउंटर ऑफ़र है कि ए ने बी को ऑफ़र किया कि वो उसका घर परचेज़ कर ले फॉर 1 करोड़ रुपीज़, लेकिन बी उसको एक्सेप्ट करने की जगह बोल रहा है कि मैं आपका घर परचेज़ कर लूँगा लेकिन एट ₹50 lakhs. तो उसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफ़र. स्पेसिफिक ऑफ़र हमने अभी डिस्कस किया, जब एक पर्टिकुलर पर्सन को हम ऑफ़र करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफ़र. नेक्स्ट इज़ लीगल रूल्स एज टू वैलिड ऑफ़र. मतलब ऑफ़र को हम वैलिड कब बोलेंगे, ऑफ़र की वैलिडिटी के लिए क्या रूल्स हैं ना, ये वो रूल्स हैं. फर्स्ट, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ऑफ़र का कम्युनिकेशन ज़रूरी है. हम अपने मन में ही सोच लेंगे तो वो ऑफ़र कैसे हुआ, जब तक हम दूसरे को बताएंगे नहीं. जब तक जिस पार्टी को हमें ऑफ़र करना है उसकी ये जहन में नहीं आएगा कि मुझे ऑफ़र हुआ है, मुझे नॉलेज में नहीं आया, तब तक ऑफ़र नहीं है. मतलब ऑफ़र पहला तो ये है कि ए को बी को बताना पड़ेगा कि मेरा ऑफ़र क्या है. सेकंड, ऑफ़र कंप्लीट कब होगा, जब बी की नॉलेज में ये बात आ जाएगी, बात कि ए ने मुझे ऑफ़र किया है, तब हम बोलते हैं ऑफ़र हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड देयरफॉर ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ऑफ़र की कंप्लीशन के लिए ऑफ़र को कम्युनिकेट होना भी ज़रूरी है. इसके अंदर 2 केस लॉज हैं. पहला केस लॉ है अबाउट कैरल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, इसने कुछ स्मोक बॉल्स बनाए थे एंड इसने बोला था कि जो भी हमारी स्मोक बॉल्स कंज्यूम करेगा, अगर उसको इन्फ्लुएंज़ा अगर हो जाता है तो हम उसको कुछ रिवॉर्ड देंगे. और उसके लिए उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई थी कि इस तरह से ही आपको ये स्मोक बॉल यूज़ करनी है, अगर फिर भी आपको इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे. तो जो कैरल पर्सन है, इसने इनकी स्मोक बॉल कंज्यूम भी करी थी और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफ़िल भी करी थी, और इसको फिर भी इन्फ्लुएंज़ा हो गया. तो इसने क्लेम किया कंपनी से रिवॉर्ड, लेकिन कंपनी ने बोला कि आपने तो हमें बताया नहीं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है हमारा ऑफ़र. तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जब भी जनरल ऑफ़र होता है तो उसकी एक्सेप्टेंस उसकी कंडीशंस फुलफ़िल करने से ही हो जाती है.
तो आपने जनरल ऑफ़र किया था, पूरी पब्लिक को उसने बताया था ना कि आप हमारी स्मोक बॉल कंपनी की जो स्मोक बॉल्स हैं उसको इस तरह से यूज़ करोगे तो वो इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा, लेकिन हो गया तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। तो इस केस में कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि कैरलिल ने सारी कंडीशंस फुलफ़िल करी, उसको फिर भी इन्फ्लुएंज़ा हो गया तो उसको आप रिवॉर्ड दोगे। सेकेंड इज़ कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या हुआ था, जो गौरी दत्त है इसका नेफ्यू खो गया था। इसने एडवर्टीज़मेंट दिया पेपर में कि हूसोएवर फाइंड्स द बॉय उसको मैं 500 रुपीज़ रिवॉर्ड दूंगा। लालमन शुक्ला उसका अकाउंटेंट था, मुनीम, पुराने ज़माने का मुनीम। इसको नहीं पता था कि गौरी दत्त ने ऐसा एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में दिया है। ये चला जाता है उसको ढूंढने के लिए, उसके नेफ्यू को, उसका नेफ्यू मिल जाता है और वो उसको वापस दे देता है। लेटर ऑन लालमन शुक्ला को पता चलता है कि गौरी दत्त ने एडवर्टीज़मेंट दिया था और उसके ऊपर रिवॉर्ड था 500 रुपीज़। तो ये इससे 500 रुपीज़ क्लेम करता है, लेकिन कोर्ट में ये डिक्लेयर होता है कि जब इसने एडवर्टीज़मेंट दिया, जब इसने ऑफ़र किया कि मैं 500 रुपीज़ दूँगा और जैसे ये 500 रुपीज़ दूंगा जिसने भी मेरे नेफ्यू को ढूंढा, उस टाइम पर लालमन शुक्ला को इस बात की नॉलेज ही नहीं थी, उसको नॉलेज नहीं थी। और जबकि कंडीशन ये है कि नॉलेज होनी चाहिए ऑफ़र की, तभी आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। जब उसको ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं थी तो किस बात की एक्सेप्टेंस। तो इसलिए कम्युनिकेशन को बोला गया कि कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट ऑफ़र। इससे इसका मतलब ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी हुई हैं ऑफ़र के साथ, वो भी कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल समझते हैं। वैसे ये केस लॉ है, ओले वर्सेस मैलबर्ग कोर्ट लिमिटेड। इसके अंदर क्या हुआ था, दो हस्बैंड एंड वाइफ थे, सपोज मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स। इन्होंने एक होटल में रूम बुक किया था एंड वो जब रूम में एंटर करे तो उन्होंने एक वॉल पर, जस्ट एंटर करते ही वॉल पे एक डिस्क्लेमर था कि अगर आपका सामान खो जाता है तो उसकी लायबिलिटी आपकी खुद की है, मतलब अगर सामान चोरी हो गया तो आप होटल को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते। ठीक है। और उनका थोड़ा टाइम बाद सामान चोरी हो भी गया। तो जब उन्होंने क्लेम किया कि नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोर्ट में डिक्लेयर हुआ था कि जब आप ऑफ़र कर रहे हो उस टाइम इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताओ। अब ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में कब हो गया, जो मिस्टर एंड मिसेस एक्स थे और होटल थे, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त हो गया था जब उन्होंने अपना रूम होटल में बुक करवाया था। एंड होटल वालों ने उस वक्त नहीं बताया कि अगर आपको सामान चोरी हो जाएगा तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। उन्होंने ये ऐसा तब बताया जब वो रूम में एंटर करे थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद बताया उन्होंने। तो इसलिए कोर्ट ने होटल को लायबल ठहराया था उनके सामान चोरी होने के लिए, क्योंकि जब वो रूम बुक कर रहे थे होटल वालों ने तब नहीं बताई थी, तब उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली स्पेसिफाई नहीं की थी। तो इसलिए इस केस में होटल रिस्पॉन्सिबल था। और तभी कहा जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लीट ऑफ़र, मतलब कम्युनिकेशन को हमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बताना चाहिए। थर्ड इज़ ऑफ़र मेड विद व्यू टू obtain द एसेंट। अगर ए ने बी को ऑफ़र किया है तो ए के मन में ये बात होनी चाहिए कि ए ने ऑफ़र जो किया है वो इस इंटेंशन से किया है कि बी उसको ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करवाना तो वो ऑफ़र वैलिड नहीं है। तो वो किस बात को ऑफ़र, हम दूसरे को बोल रहे हैं तो हम यही चाहते हैं ना कि वो सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर ले, पर अगर उसकी इंटेंशन ही नहीं है एक्सेप्ट करवाने की तो वो ऑफ़र नहीं माना जाता। सपोज़ एग्ज़ाम्पल है, ए ने मजाक में बोला बी को कि मैं अपनी 50 लाख की गाड़ी तुझे 100 रुपये में दे दूँगा, और बी कहता है हाँ ठीक है। तो ये एक वैलिड ऑफ़र नहीं है। ऑब्वियसली कोई अपनी 50 लाख की गाड़ी 100 रुपये में नहीं भेजेगा, और बी को पता है कि वो मजाक में बोल रहा है, और उसके बाद भी वो लेटर ऑन ये क्लेम करे कि इसने तो मुझे बोला था कि 100 रुपये में अपनी गाड़ी बेच दूँगा। तो वो ना ही एक वैलिड ऑफ़र था और ना ही उस ऑफ़र की कोई एक्सेप्टेंस है, क्योंकि बी को पता था कि वो मजाक में बोल रहा है और ए ने भी मजाक में ही ये बात कही थी। तो ये ऑफ़र नहीं है। ए नहीं चाहता था अपनी गाड़ी को 100 रुपये में बेचना। क्रॉस ऑफ़र, डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। क्रॉस ऑफ़र्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं बनाते, जैसे हमने अभी पढ़ा कि एग्जाम्पल से कि ए ने बी को ऑफ़र किया, उसी वक्त बी ने भी ए को ऑफ़र किया। तब दोनों ही पार्टीज़ ऑफ़रर्स हैं। जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे को ऑफ़र कर रही हैं तो एक्सेप्टेंस की बात तो यहाँ पे आ ही नहीं रही ना। ए के लिए ये यहाँ पे
ये ऑफरर है, इधर यहाँ पे ये ऑफरर है, इसके लिए तो ये एक्सेप्टर होना चाहिए था ना, इसको एक्सेप्ट करना था, लेकिन ये भी यहाँ पे ऑफरर है। तो जब दोनों ही पार्टीज़ ऑफरर्स हैं तो एक्सेप्ट कौन करेगा? तो यहाँ पे जो ऑफ़र है ना वो क्वैश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रह जाती। ऑफ़र should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance। ऑफ़र के अंदर कुछ ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए कि अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया मेरे ऑफ़र का तो मैं समझ लूँगा तुमने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए इसकी एक रूल ये है कि तुम अपने जिसको तुम ऑफ़र कर रहे हो ऑफरी को के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते रिप्लाई करने का, और अगर वो रिप्लाई नहीं करता तुम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ऑफ़र उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एग्ज़ाम्पल इसका है कि ए ऑफ़र करते बी को अपनी कार सेल करने का एट ₹1,00,000, और उसने उससे कहा कि तुम नेक्स्ट संडे तक मुझे रिप्लाई कर देना, लेकिन बी उसको रिप्लाई नहीं करता बाय नेक्स्ट संडे। तो ए है ना अज्यूम कर लेता है कि बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है और आप उसकी साइलेंस से ये अज्यूम नहीं कर सकते कि उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। दिस केस लॉ हैज़ बीन मेंशन्ड इन फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। तो ये कहता है कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड फ्रॉम साइलेंस। किसी की चुप्पी से तुम ये नहीं कह सकते कि उसने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। ऑफ़र मस्ट बी सर्टेन, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम वेग टर्म्स नहीं डाल सकते, तुम ये नहीं कह सकते, जैसे इसमें एग्जांपल है कि ए वांट्स टू सेल टन्स ऑफ ऑयल टू बी, तो इसमें उसने बताया ही नहीं कितने टन ऑफ ऑयल तुम बेचना चाहते हो और कौन सा टाइप ऑफ ऑयल तुम बेचना चाहते हो। तो अगर वो एक्सेप्ट करता भी है तो यहाँ पे पता है डिस्प्यूट्स में प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जब टर्म्स ही क्लैरिफाइड नहीं है तो फिर डिस्प्यूट भी हम इसमें कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इसलिए ऑफ़र मस्ट बी सर्टेन। सेवन्थ इज़ ऑफ़र मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफ़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट टर्म्स हैं। इनका जो रिज़ल्ट है ना, फाइनल कंक्लूजन, ये भी बहुत अलग है। ऑफ़र कब हम करते हैं? जब हम दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफ़र हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि दूसरी पार्टी आकर हमको ऑफ़र करे। तो अभी फ़र्स्ट स्टेप जो कॉन्ट्रैक्ट का है ना, इसके अंदर तो फ़र्स्ट स्टेप हो गया, ऑफ़र हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी फ़र्स्ट स्टेप पर हम पहुँचे भी नहीं हैं। इन्विटेशन टू ऑफ़र के बाद आता है हमारा ऑफ़र। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऑफ़र कब होता है? जब विलिंगनेस होती है पार्टी की टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और इन्विटेशन टू ऑफ़र कब होता है? जब विलिंगनेस होती है फ्रॉम द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफ़र। ऐसे समझते हैं कि अगर ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन अगर इन्विटेशन टू ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑफ़र बनता है, तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफ़र बनता है। इसका एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल इसका है जैसे ऑक्शन में है। ऑक्शन में हमारे पास सपोज़ किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन पे लगा दी, उसने अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन पे लगा दी। अब बहुत सारे बिडर्स आएंगे, बिड करेंगे उस प्रॉपर्टी पे, तो वहाँ पर वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है। वो जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसने जिसने अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन पे लगाई है, वो इनवाइट कर रहा है लोगों को कि वो उसकी प्रॉपर्टी पे बिड्स लगाएं, फिर वो उनको ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही होता है ना, प्रॉपर्टी ऑक्शन पे लगा दी, बिडर्स आते हैं, हाईएस्ट बिड इज़ ऑलवेज हाईएस्ट बिड इज़ सिलेक्टेड एज द अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो जो हाईएस्ट बिड है ना, वो एक तरह से हुआ कि मैं इस बिड पे तुम्हारी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ। उसने बोला सपोज़ 1 करोड़ पे हुआ सेटल डाउन, तो वहाँ पे 1 करोड़ पे वो कहेगा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ पे ख़रीदना चाहता हूँ। तो वो जो ओनर है वो बोलेगा कि ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ में बेच दूँगा। तो वहाँ पे वो होता है इन्विटेशन टू ऑफ़र। वो इनवाइट कर रहा है कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे बोली लगाओ, बिड करो। दैट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। और ऑफ़र क्या होता है? जो हमने अभी पढ़ा कि तुम ये चीज़ इतने प्राइस पे इस टाइम पर ख़रीद लो मुझसे। वो डायरेक्टली बोलते हैं कि ये ऑफ़र है, वहाँ पे इनवाइट करते हैं। शॉपकीपर है, उसने अपने गुड्स लगा रखे हैं अपनी दुकान में, कस्टमर्स आते हैं, बताते हैं कि मुझे ये गुड ख़रीदना है, इस ये गुड ख़रीदना है, यहाँ पे ख़रीदना है, ऐसे ख़रीदना है। वो खुद बताता है। ये शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता, क्योंकि वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है। वो इनवाइट करता है सिर्फ कि आओ आओ, मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, किस रीज़नेबल प्राइस पे चाहिए, इस तरह से। लैप्स ऑफ एन ऑफ़र। फर्स्ट इज़
नोटिस बाय ऑफरर, लैप्स मतलब होता है कि कैसे ऑफ़र ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई मतलब वो ख़त्म हो जाता है, स्टॉपिंग ऑफ एन ऑफ़र। किस तरह से लैप्स हो सकता है ऑफ़र? नोटिस बाय ऑफरर मतलब जो ऑफरर है, जिसने ऑफ़र किया है, वो नोटिस देता है ऑफरी को कि मैं अपना ऑफ़र विड्रॉ करना चाहता हूँ। दैट इज़ इस प्रोसेस को हम रिवोकेशन बोलते हैं, रिवोकेशन। जब ऑफरर नोटिस देता है ऑफरी को कि मैं अपना ऑफ़र विड्रॉ करता हूँ, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस से पहले ही वो विड्रॉ कर ले, तभी वो माना जाएगा लैप्स ऑफ एन ऑफ़र। लैप्स ऑफ टाइम, सपोज़ उसने एक फ़िक्स टाइम बोला था कि इतने रीज़नेबल टाइम में तुम अगर मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लोगे तो ही वो माना जाएगा, लेकिन अगर वो इतने रीज़नेबल टाइम में उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑफ़र लैप्स हो जाता है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, उसने कोई कंडीशन मेंशन करी थी ऑफ़र में और वो उसको फुलफ़िल नहीं करती दूसरी पार्टी, तो ऑफ़र लैप्स हो जाता है। रिजेक्शन बाय ऑफरी, ऑफरी ही रिजेक्ट कर देता है, मतलब ऑब्वियसली उसके पास पावर है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, वो नहीं करता उसको एक्सेप्ट, तो भी ऑफ़र लैप्स हो जाता है। डेथ, इंसेनिटी और इंसॉल्वेंसी, अगर दोनों पार्टीज़ ऑफरर या ऑफरी दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है, इंसेनिटी हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो भी ऑफ़र लैप्स हो जाता है। सपोज़ ऑफरर है, उसकी डेथ हो गई और ये बात उसकी नॉलेज में, ऑफरी की नॉलेज में आ गई, बिफ़ोर उसने ऑफ़र एक्सेप्ट किया, तो वह ऑफ़र लैप्स हो जाएगा। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, ऑफ़र और ऑफरी दो पार्टीज़ हैं, उन दोनों किसी फ्यूचर इवेंट की वजह से इलीगल हो जाता है उनका ऑफ़र, तो उसको हम बोलते हैं लैप्स ऑफ एन ऑफ़र। सपोज़ दो स्टेट्स थी, दोनों सपोज़ हरियाणा और चेन्नई स्टेट्स, दो स्टेट्स के बारे में कोई उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डिलीवरी का, किसी ऐसे प्रोडक्ट का, सपोज़ पीनट्स का। हरियाणा चेन्नई को पीनट्स डिलीवर करने वाला था, लेकिन 2 महीने बाद और 2 महीने बाद गवर्नमेंट ने ये नोटिस डाल दिया कि इंटर स्टेट सेल इन दोनों स्टेट्स के बीच में बैन है। तो हरियाणा और चेन्नई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी की वजह से, मतलब अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो अब आप उसको करोगे तो वो अनलॉफुल होगा, तो इसलिए वो वहाँ पे ऑफ़र लैप्स हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस नॉट मेड इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, सपोज़ ए ने ऑफ़र किया बी को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और ए ने उसमें मेंशन किया था कि अगर आपको मेरा ऑफ़र मंजूर है, अगर आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है तो आप मुझे ये टेलीग्राम से बताना। बी ने उसको एक्सेप्टेंस तो भेजी, लेकिन टेलीग्राम से नहीं, लेटर लिखकर भेजी। अगर ए चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता तो वो समझ लेगा कि बी की एक्सेप्टेंस उसने मान ली। लेकिन अगर ए बोलता है कि मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि तो ए बोल सकता है ऐसे कि मैं आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप मुझे टेलीग्राम से बताना, लेकिन आपने मुझे लेटर लिख के बताया, तो मैं आपकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। काउंटर ऑफ़र में जो ओरिजिनल ऑफ़र होता है ना, वो लैप्स हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना, ए ने ऑफ़र किया बी को कि आप मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ख़रीद लो, लेकिन बी ने बोला कि नहीं मैं 50 लाख में ख़रीदूँगा, तो वो जो उसका बोलना है ना कि मैं 50 लाख में ख़रीदूँगा, वही पहले ऑफ़र की लैप्सिंग है, वहीं पे वो पहला ऑफ़र ख़त्म हो जाता है। That's all for today. I hope you liked it. Please do like, share and subscribe to my channel.